प्रॉब्लम लिखा दिए थे, प्रॉब्लम लिखा दिए थे 30 वाली नहीं लिखा लिखना। सपोज कैपिटल ए, सपोज कैपिटल ए is m cross n, is m cross n and vector b is in Rm, and vector b is in Rm। माना कैपिटल ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और जो वेक्टर b है वो Rm से बिलोंग करता है। What has to be true? What has to be true? What has to be true about the two numbers? About the two numbers what has to be true about the two numbers rank of augmented matrix AB, rank of augmented matrix AB and rank of capital A and rank of capital A in order for the equation, in order for the equation order for the equation ax is equal to vector b, ax is equal to vector b to be consistent, to be consistent consistent question mark। कैपिटल ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और वेक्टर भी Rm का कोई एक वेक्टर है। What has to be true? क्या सही हो सकता है about the two numbers rank of augmented matrix AB and rank of capital A। रैंक एक नंबर होता है, दो मैट्रिक्स की रैंक आ रही है, पहला है रैंक ऑफ augmented matrix AB, दूसरा है रैंक ऑफ मेन कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A। यानी आपके हाथ में रैंक के नाम पे दो नंबर आ गए। करें इन दो नंबर्स के बारे में क्या बात सही हो सकती है इस व्यवस्था में in order for the equation ax is equal to b to be consistent, ये कंसिस्टेंट बना रहे इसके लिए इन दोनों नंबर के बारे में क्या बात कही जा सकती है। वापस सुनना, इन्होंने कहा एक तो आपके पास दिया गया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि स्मॉल p दिया गया। दूसरा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी मुझे पता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको हम कह रहे हैं क्यू। ये कह रहे हैं आपका सिस्टम ax इज इक्वल टू वेक्टर b कंसिस्टेंट बना रहे, इसके लिए इन दोनों नंबर के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है। p इज इक्वल टू q, जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई ऐसा करेंगे जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपना करेंगे t आज तक Rm को Rm ना कंसिस्टेंट चाहिए, इसका मतलब जो पूरा रेंज बनेगा पूरा कोडोमेन इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब सारी पूरी रेंज पूरे कोडोमेन के इक्वल हो जाए, पूरी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ये बात नहीं, इधर बड़ा गड़बड़ है। या ये बोल सकते हैं कि मतलब रेंज में जितने एलिमेंट आए हर एक का एक प्रीवियस डोमेन में ये वो इसमें इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो जाएगा, बोले तो सारी लोग बाइवर्टेड हो गई। नहीं फिर गड़बड़, आंटो वाला किस्सा गलत है, आंटो वाला किस्सा गलत है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। क्या 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 नहीं हो ही नहीं सकता, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। अरे ये देखो ये m क्रॉस n इधर डोमेन डोमेन Rm कोडोमेन, तो B किधर बैठता है याद आया? राइट साइड कौन? मेरी वाली किताब में Rm है, तुम्हारे में मिसप्रिंट होगा। हाँ Rn है नहीं Rm होना चाहिए।
सर ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, तो मतलब ये गलत नहीं हो सकता है। ना ये स्टेटमेंट सही गलत थोड़ी ना पूछा, वो कह रहे सपोज आप ये मानिए कैपिटल A इज द m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड B इज इन Rm, और B जो है वो Rm का मेंबर है। व्हाट हैज टू बी ट्रू, क्या सही हो सकता है अबाउट दीज टू नंबर, इन दोनों रैंक के बारे में कौन सी बात सही हो सकती है कि आपका ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। मेरी किताब में Rm होगा, नई किताब में मिसप्रिंट है। देखते हैं 4.6 वो कौन सा नंबर है? मैं किस बात कर रहा हूँ? कौन सा नंबर है? Rm है मेरा, इक्वल तो नहीं नंबर, Rm ग्रेटर ना करा कॉलम से। वैसे किताब को सुधारो मत, अगर किताब Rm है तुम लोगों में तो तुम लोगों में भी सीधी बात लिखी जा सकती है, कुछ सही नहीं हो सकता तुम लोगों की किताब के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए B को किसका मेंबर होना चाहिए, Rm का होना चाहिए। तो तुम्हारे हिसाब से कोई Rm वो उधर उधर हो जाता है छपने में, नहीं छपने में नहीं हो सकता, सवाल बदल दिए हूँ कंफ्यूज करने के लिए। सुधारना चाहो सुधार कर सकते हो, ना सुधारना चाहो तो कोई बात नहीं। जस्टिफाई करो ना, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन केवल उस दिन आ सकता है जिस दिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB आए, बस नहीं कुछ, बस ये बराबर आना चाहिए, ये बराबर आ जाए तो आप कंसिस्टेंट बने रहोगे। वेरिएबल की कोई चर्चा ही नहीं, चाहे जितने वेरिएबल हो, जाहिर सी बात है सॉल्यूशन मिलेगा तो दो ही तरह का सॉल्यूशन मिल सकता है, या तो यूनिक मिलेगा या तो इनफाइनाइटली मैनी मिलेगा। अच्छा शुभम, तुम्हारी बात तो इसलिए गलत बोल रहे हैं ना, तुम जो ये आंटो वाली वर्डिंग कर दे रहे हो, आंटो की वर्डिंग होने पर ये फॉर ऑल वेक्टर P के लिए कंसिस्टेंट हो जाएगा। वो फॉर ऑल तो लगाया नहीं, वो सिर्फ इतना कह रहा है क्या सही होगा कि आपका ये सिस्टम कंसिस्टेंट बन जाए, ये नहीं कि फॉर ऑल B के लिए कंसिस्टेंट बन जाए, क्योंकि अगर फॉर ऑल B के लिए कंसिस्टेंट बनना है ना तो दो बातें होनी पड़ेगी। सुनो कौन कौन सी बात होनी पड़ेगी। सबसे पहली बात होनी पड़ेगी कि फॉर ऑल B के लिए कंसिस्टेंसी में m क्रॉस n पे m लेस देन बैठे n, पहली बात, तभी रो के पास पाइवट आएंगे, m लेस देन n बैठे। एक दूसरी बात सोचो, पाइवटेड मतलब ये नोट पाइवटेड चाहिए, all m rows are pivot, सारी की सारी m रो कैसी होनी चाहिए, पाइवट। अब तुम्हारी वाली बात सही है कि ऐसे किस्से में अब आज की तारीख में हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन Rm, ये कहा जा सकता है। लेकिन उसमें लेस वाले केस में भी मतलब हो जाएगी ना, क्या ये चीज नहीं कह सकते फॉर ऑल के किस्से में, उस क्वेश्चन का फॉर ऑल नहीं कह हाँ क्योंकि ये फॉर ऑल की कोई बात नहीं है, इनके अकॉर्डिंग बस इतना है कि ये कंसिस्टेंट हो जाए जिस B को आप चुनो उसके लिए, ये नहीं कि सारे B के लिए। तो मेरे B के लिए इसको कंसिस्टेंट होना है तो हम केवल एक ही डिमांड कर रहे हैं बस खाली कि हम जो भी B चुने, हम यहाँ जो भी B चुने वो इस हिसाब से आए कि इक्लान फॉर्म में B के पास कोई पाइवट न चढ़े, सीधा इनकार। इसका मतलब दूसरी भाषा में कहना तो दूसरी भाषा में ये होता है कि ये तब कंसिस्टेंट होगा जब वेक्टर B बिलोंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल A, जब भी कैपिटल A के कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में आए। और ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, कंसिस्टेंट हो जाए सॉल्यूशन B बिलोंग टू रेंज में, ये तो एक ही बात है, जो चीज रेंज में आई वो ऐसे होती है, कंसिस्टेंट हो जाए सॉल्यूशन का तभी होगा। हाँ। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले चैप्टर में हमको शर्त मिल चुकी है कि कंसिस्टेंसी केवल तब आएगी जब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। इसका मतलब बस सीधा सा जवाब है कि आप कहेंगे दोनों रैंक B और Q आपस में कैसे मिल रहे हैं, और कुछ कहने की नीड नहीं, लिख डालो चलो।
अच्छा ये तो जितनी थ्योरी अभी तक इस चैप्टर में पढ़े हैं, उस चैप्टर की थ्योरी के अकॉर्डिंग विदाउट पाइवट क्या इस बात को कहा जा सकता है? बिना पाइवट की थ्योरी का इस्तेमाल किए रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह से क्या ये बात कही जा सकती है? क्या इस पे रैंक नलिटी थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन, या नहीं किया जा सकता? हाँ, जो नलिटी होगी, नलिटी इसको जो की डायमेंशन होगी n से लेस देन r होगी। नलिटी क्या नलिटी लेस देन r हमेशा होती है, हमेशा। तो n कर देंगे, n से कम होगी। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। लेस देन r इक्वल हाँ, लेस देन आर इक्वल टू कर देंगे सारे, मतलब पाइवट करना पूरा नलिटी पूरा आ जाएगा, तो सारा भी छूट जाएगा। तो उससे कहाँ डिसाइड हुआ है? नल स्पेस की डायमेंशन से कहाँ डिसाइड हुआ है? सर जैसे ये है, हाँ ये मतलब कि लगे पूरा एक ही पाइवट नहीं मिला, ठीक है। 2 आया, मतलब एक मिला, फिर 1, फिर 0, 0 का मतलब सारे पाइवट। नल स्पेस की डायमेंशन 0 हो तब पर भी मेरा सिस्टम AX इज इक्वल टू वेक्टर बी कंसिस्टेंट हो सकता है। नल स्पेस की डायमेंशन 0 के बराबर ना हो तब पर भी मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है। तो आपको मेरा दिया क्या इस पर रैंक नलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, सीधा सा जवाब है। रैंक नलिटी थ्योरम चल कुछ सॉल्यूशन के बारे में नहीं दिए हुए क्वेश्चन, रैंक के प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस के बारे में इस पे चल रही है, ठीक, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से। हमें मतलब जो रैंक होती है वो तो रैंक कैपिटल ए की ली जाती है, और आपको इसको मर्ज करना है किसके साथ? दोनों अलग अलग किससे? तो ये इनके लिए नहीं बना है, इस हिसाब से इनकी कोई बात नहीं कह सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ना इसका पोस्टमार्टम करना चालू करे, एक एक बात की शर्त निकाले, ये केस होता तो ये केस होता तो ऐसा होता, ये सब कुछ नहीं, ये बेमतलब का काम है। सीधा सा एक लाइन में लिख करके मामला खत्म कर दिया कि दोनों की रैंक आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। चलो शुरुआत करें। लिखना सॉल्यूशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ AX is equal to vector B. For the consistency of AX is equal to vector B. ये मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है ना, मैंडेटरी जरूरी, स्पेलिंग क्या होगी? इट इज तो चेक कर लें, तुम स्पेलिंग कर रहे अपने MAN शायद होता है, मैंडेटरी। सही सोच रहे थे, बस खाली कंफ्यूजन थी। इट इज मैंडेटरी for the consistency of AX is equal to vector B. It is mandatory that A augmented matrix AB does not have its rightmost column for the consistency of AX is equal to vector B. It is mandatory, ये जरूरी है कि जो आपकी augmented matrix AB है does not have, वो ना रखे its rightmost column as the pivot column, as the pivot columns। वो अपने राइट मोस्ट कॉलम को एज अ पाइवट कॉलम कंटेन ना करे।
इसका मतलब राइट मोस्ट साइड में पाइवट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एवरी पाइवट पोजीशन अगर सही रहेगा ना, या एवरी पाइवट पोजीशंस लाई इन कैपिटल ए ओनली। जितनी भी पाइवट पोजीशन है वो सब की सब केवल किसमें रुक जाए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए में रुक जाए। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रो बना दे चलेगा, या रैंक पूरा हिंदी में, वो हिंदी कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है ऐसा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये जब, क्योंकि जब सारी की सारी पाइवट पोजीशन कैपिटल ए में रुक गई तो इसका मतलब कैपिटल ए की पाइवट पोजीशन तो बदलनी नहीं है। पाइवट पोजीशन अगर कहीं पर अपनी जगह बदल सकती तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में जगह क्या बदलना था, एक और पाइवट आ जाता। तो ऐसे केस में दोनों की, अगर दोनों की बात करें तो दोनों की रैंक अलग अलग है, तो वो इनकंसिस्टेंसी होता है, क्योंकि इसके पास एक पाइवट आ चुका है जो नहीं आना था। तो इसका मतलब ये निकला कि जब सारी पाइवट पोजीशन इधर रुक रही है, इधर नहीं आ रही, तो चाहे ए की रैंक बोलो चाहे आर्गुमेंटेड ए बी की रैंक, दोनों बातें सेम हो सकती है। बस देखो नोट कर लो, फिर चले आगे। हो गया? एक छोटा सा आर्टिकल लिख देना, वैसे डबल स्टार करके। हालांकि लिखो चाहे ना लिखो, सुन लो ऐसे। इन्होंने कहा है रैंक वन मैट्रिसेस आर इम्पॉर्टेंट इन सम कंप्यूटर एल्गोरिथम। एक रैंक की जो मैट्रिक्स होती है वो कुछ कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए बड़ी जरूरी होती है। एंड सेवरल थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, और सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन के लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बस उसी के बाद ये सवाल बता दिए, तो ये बात लिखने की कोई नीड नहीं है, जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखा जाएगा। अभी तो हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ आ, 31वां देखना, या आउटर प्रोडक्ट याद है? आउटर प्रोडक्ट क्या क्या क्या? अच्छा, इनर प्रोडक्ट, ये मत कहना कि नहीं याद है। एलयू फैक्टराइजेशन जहाँ पढ़ाया गया था उसी चैप्टर में याद गया था। कोई प्रॉपर्टी नहीं, बस खाली हमको ये बता इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट किस हिसाब से डिफाइन होता है। एलयू फैक्टराइजेशन में था, हमको याद पढ़ाया गया। इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट, एक लेफ्ट साइड समथिंग आउटर द राइट सुनो, किसी वेक्टर u के जो बिलोंग करे किसमें, आर एम, किसी वेक्टर v के लिए जो बिलोंग करे किसमें, आर एन में। ठीक, दो वेक्टर आए, एक आर एम से ले रहे दूसरा आर एन से। अब ये दोनों सेम टू सेम भी हो सकते हैं, मतलब एम और एन बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क अपने को पड़ने वाला नहीं है। ठीक, जो प्रोडक्ट आता है वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज, इसको दुनिया आउटर प्रोडक्ट कहती है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो एक मैट्रिक्स बन करके आता है। वो एक मैट्रिक्स बने, कितने क्रॉस कितने की, इसका ऑर्डर बोलो, इसका हाँ u का ऑर्डर m क्रॉस 1। ठीक, इसका ऑर्डर बोलो 1 क्रॉस n, क्योंकि लिए यहाँ से है n क्रॉस 1, ट्रांसपोज मारे तो हो गया n क्रॉस, सॉरी 1 क्रॉस n। तो सोचो m क्रॉस 1 1 क्रॉस n, ये प्रोडक्ट होगा तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनेगी, m क्रॉस n की बनेगी। ये जो निकल के आता है जब किसी दिए गए कॉलम वेक्टर, सुनना, जब किसी दिए गए कॉलम वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आ रही होती है तो उसको कहा जाता है आउटर प्रोडक्ट। याद है, इनर प्रोडक्ट में क्या होता था,
इनर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी आती है, याद आया, उधर पढ़ा गया था इनर प्रोडक्ट वाइज से। एलयू फैक्टराइजेशन अगर ना याद हो तो पलट करके देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ लिख लीजिए। डबल स्टार करके लिखना। इट कैन बी शोन दैट हर जगह जहाँ जरूरत पड़ेगी निकल आएगा। यहाँ क्वाड्रेटिक होगा, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पड़ा उधर भी इसका आर्टिकल लगाए पड़ेगा। इट कैन बी शोन दैट it can be shown that an m cross n matrix मैट्रिक्स ये देखा जा सकता है कि जो एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है, ठीक, m क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल A इज हैज रैंक 1, हैज रैंक 1। ये देखा जा सकता है कि कोई भी m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स रैंक 1 रखती है, हैज रैंक 1 इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ इट इज एन आउटर प्रोडक्ट, it is an outer product, it is an outer product। यहां से ना एक स्टेटमेंट याद करो, सिर्फ इतना हिस्सा देखो, m क्रॉस n की मैट्रिक्स कैपिटल A रैंक 1 रखती है केवल और केवल तब जब वो क्या होती है, एक आउटर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये आउटर प्रोडक्ट जो अभी लिखे थे ना, वेक्टर u इनटू वेक्टर v का ट्रांसपोज, अगर ये एक रैंक की मैट्रिक्स नहीं मिली ना तो ये आउटर प्रोडक्ट नहीं होगा। पर मजे की बात है कि मैट्रिक्स नहीं मिलेगी जिसकी रैंक कितनी, तो दुनिया के हर आउटर प्रोडक्ट से बनी हुई मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, 1, और 1 रैंक वाली जितनी मैट्रिक्स होती हैं वो किन्हीं 2 वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट कही जाती है। याद आए, ये लाइन चाहे तो घेरा मार लो, इसको याद रखना है कि कोई पूछे आउटर मैट्रिक्स से, सॉरी आउटर प्रोडक्ट से बनी हुई मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, बिना सोचे समझे जवाब होगा 1। इट इज एन आउटर प्रोडक्ट, ठीक, कमा करके लिखना, दैट इज, अर्थात हम आउटर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज, फॉर सम वेक्टर u, फॉर सम vector u belong to the Rm, belong to the Rm and vector v belong to the Rn। लिख करके घेरा मार दो इसमें। ये वो बात है जो हमको याद रखनी है। आउटर प्रोडक्ट कोई मैट्रिक्स अगर आउटर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब उसकी रैंक कितनी होगी, 1। और अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 1 है तो इसका तय मतलब है वो 2 मैट्रिक्स का या 2 कॉलम का, 2 कॉलम वेक्टर का आउटर प्रोडक्ट रही। किस तरह से, पहला कॉलम वेक्टर वेक्टर u और दूसरा कॉलम वेक्टर वेक्टर v का ट्रांसपोज, ठीक, एक हो गई कॉलम मैट्रिक्स, एक हो गई रो मैट्रिक्स, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, आउटर प्रोडक्ट, यानी मैट्रिक्स विद रैंक 1। अब लिखना, अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। एक्सरसाइजेस 31 to 33, एक्सरसाइजेस 31 to 33, 31 से लेकर के 33 तक जो आपको एक्सरसाइज दिखाई जा रही है, सजेस्ट व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू, सजेस्ट व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। Why this property is true। 31 से लेकर 33 तक जो भी आपको ये एक्सरसाइज नजर आएगी वो एक्सरसाइज इस बात की गवाही देगी कि ऐसा क्यों होता है कि इनकी रैंक हर बार कितनी आती है, बना। अब एक करते जा रहे हैं, देखते रहो। इसका कहीं पर कल को अगर ऑप्शन मिले वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज
हैज रैंक लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक, तो पक्का से निकाल दिया जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। इकतीसवीं एक्सरसाइज लिखा, verify that rank of वेक्टर u into वेक्टर v का ट्रांसपोज लेस देन आर इक्वल टू 1 if वेक्टर u दिया गया है, वेक्टर u है 2 -3 5 पहली बार, एंड वेक्टर v देखो कितने चालाकी से काम, पर्टिकुलर वाले पे प्रूफ किया, v को कैसा लिए हैं आपकी मर्जी, कुछ भर दो ABC में, कुछ भी सेम टू सेम भर दोगे, ऐसे ही रखे डिफरेंट भर दोगे तब पर भी। रैंक ऑफ वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज लेस देन आर इक्वल टू 1 इफ वेक्टर u इज इक्वल टू दिस, वेक्टर v इज इक्वल टू ABC। चलो आउटर प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज, सॉल्यूशन देखना, वेक्टर u डॉट वेक्टर v का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वेक्टर u है 2 -3 5, इसका ट्रांसपोज ले लो, ये बन जाएगा A B C, ये प्रोडक्ट करो, देखो कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2A, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2C, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3A, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3B, सेकंड रो थर्ड कॉलम -3C। एक तो नकल मिल रही है, कैसे लिखा जा रहा है, ABC पूरे में मल्टीप्लाई करो, 2 का पूरे मल्टीप्लाई करो, 3 का तो लास्ट वाले में कितने करेंगे 5 का, यानी 5A 5B 5C, ये लिखो। अब ध्यान दो, पहली वाली रो में 2 से डिवाइड लगा दो, दूसरे में -3 से डिवाइड लगा दो, तीसरे में 5 से डिवाइड लगा दो, यानी दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहला हो गया A B C, दूसरा कितना हो गया A B C, और तीसरा भी हो गया A B C, ये हुआ सब बराबर, रैंक बनाएगी इसकी, इसीलिए तो ये देखो क्या लिखा, लेस देन आर इक्वल टू 1, कम होगी 1 से तो कितनी जाएगी 0, और अगर ABC बराबर नहीं हो तो कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक, ये लिख करके उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर देना, लिखना केस फर्स्ट बोले, केस फर्स्ट में लिखना, इफ A बराबर B बराबर C बराबर 0, if A बराबर B बराबर C बराबर 0 implies that rank is equal to 0, implies that rank is equal to 0। ठीक, अगला लिख देना, otherwise we have only one, otherwise we have only one pivot position, otherwise we have only one pivot position
in echelon form of capital A, not in echelon form of vector u dot vector b transpose. Otherwise we have only one pivot in vector u dot vector b का whole transpose. Implies that rank of this, ये पूरा ऐसे लिखना, rank of this less than or equal to 1. Implies that rank of this less than or equal to 1. Let vector u is equal to, let vector u is equal to 1 2, कॉलम वेक्टर दिया गया है, वेक्टर u is equal to 1. Find vector b in R3. Find vector b in R3. ये कह रहे हैं कि हम आपको एक वेक्टर u दे रहे हैं 1 2, एक कॉलम वेक्टर दे दिया, मतलब ये मेंबर R2 का है, और वेक्टर b को R3 से ले रहे हैं. कह रहे हैं आप फाइंड वेक्टर b इन R3 में वेक्टर b को इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए such that मैट्रिक्स 1 3 4 पहली रो और दूसरी रो है 2 6 8 इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू वेक्टर b ट्रांसपोज. ये 1 3 4 होगा, 1 3 4 2 6 8. शुरुआत में सुनो, इन्होंने वेक्टर u दिया हुआ है, वेक्टर b कह रहे हैं कि आप वेक्टर b को इस तरीके से निकालिए R3 में कि u इंटू v ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है. ठीक, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं सॉल्यूशन जो दिया गया है उतने से चलते हैं. गिवन वेक्टर u इज इक्वल टू 1 2 एंड लेट वेक्टर b इज इक्वल टू b R3 का मानना है ना, तो R3 का b ले लो a b c. ठीक, अब u इंटू v ट्रांसपोज निकालो. नाउ वेक्टर u इंटू v ट्रांसपोज इज इक्वल टू u तो हो गया 1 2 और v ट्रांसपोज ये हो गया अपने पास a b c. ठीक, दिस इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, a b c 2a 2b 2c. ये रहा. लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये जो निकल करके आया है ये uv ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हम आपको दिए हुए हैं, ये इतनी मैट्रिक्स, इसका मतलब uv ट्रांसपोज ये दोनों बराबर, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक बराबर. देखना given u v transpose is equal to 1 3 4 2 6 8. So इसलिए 1 3 7 2 6 8 is equal to, इसके बराबर करना, ये a b c 2a 2b 2c. मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं, ABC मिल चुका है. 4 अच्छा 7 ही. सो वेक्टर b इज इक्वल टू a b c इज इक्वल टू 1 3 4. ये मिल गया, बिलोंग टू R3. रैंक 1 हो, इसकी रैंक 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों नॉन जीरो हैं. एक से एक बता दो, मतलब R2 गोज टू, ये R2 गोज टू 2 टाइम्स ऑफ द R1,
तो नीचे वाला पूरा खत्म, ऊपर वाली पहली रो बच जाएगी, रैंक 1 आएगी। नोट कर, अगला करवाएं। में क्या है, हटा दे इसे। अच्छा लिख है, इसके बाद यहाँ थे, इसके बाद फिर सीधे यहाँ पे आना, इससे ये ऊपर वाला तो दूसरा क्वेश्चन है, हटाई दे इसको। इतनी किताब रखने के बावजूद एक आगे की प्रोजेक्ट नहीं होता है, ये बात है। और कुल्लू गठरी लोग कहेंगे क्या पढ़ते वो जो नहीं, तब वो ये कहेंगे, उनको कोई क्या ये इतनी रख लिए हैं, आर्ट की भोजन नहीं मिल रहा, क्या पढ़ रहे हैं बताओ। कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो 32 नहीं 33 इसमें लेट कैपिटल A be any 2x3 matrix, let capital A be any 2x3 matrix माना कैपिटल A कोई भी दी गई 2x3 की मैट्रिक्स है सच दैट, और इस तरह से है such that rank of capital A is equal to 1। इन्होंने एक मैट्रिक्स 2/3 की दी और कह रहे हैं ये मैट्रिक्स ऐसी है कि इसकी रैंक कितनी है 1। ठीक, आगे लिखना कॉमा करके, लेट वेक्टर u be the first column of capital A, be the first column of कैपिटल A, और माना वेक्टर u कैपिटल A का पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल A, एंड सपोज अब ये भी मानिए एंड सपोज वेक्टर u does not equal to 0। मैट्रिक्स कैपिटल A 2/3 की ऐसी मैट्रिक्स जिसका पहला कॉलम नॉन जीरो है, और उसी पहले कॉलम को इन्होंने वेक्टर u कह दिया है, u does not equal to 0। एक्सप्लेन why there is a vector, why there is a vector, explain why there is a vector v in R3 such that capital A is equal to u v का ट्रांसपोज। कौन सा 2x3 के मैट्रिक्स है, हाँ इसका जो फर्स्ट कॉलम मतलब u पर ये रीजन पूछ रहा है, ऐसा क्यों होगा कि आपको इसमें v किससे लिए हैं, आपको R3 में लाइन, अगर कैपिटल A 2/3 की मैट्रिक्स है और उसका पहला कॉलम नॉन जीरो है, तो आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों होगा कि हमेशा R3 में आपको एक वेक्टर भी मिलेगा जिसका ट्रांसपोज करके पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर u पर आपको वापस कौन मिल जाएगा, कैपिटल A मिल जाएगा। ठीक, फिर सुनना आगे बात रखना, हाउ कुड दिस कंस्ट्रक्शंस, सवाल अभी और आगे बढ़ रहा है, हाउ कुड दिस कंस्ट्रक्शन constructions be modified
how could these constructions be modified if the first column of capital A, if the first column of capital A were 0. कैपिटल ए 2/3 की मैट्रिक्स है और कैपिटल ए की रैंक 1 है। ठीक, इस हिसाब से लिया गया है कि कैपिटल ए का पहला कॉलम नॉन जीरो। करें एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वेक्टर बी इन R3। ये एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों R3 में एक वेक्टर बी आपको मिलेगा कि आप लिख सकते हो कैपिटल ए इज इक्वल टू वेक्टर यू डॉट वेक्टर बी का ट्रांसपोज। पहली बात, आप अपने किसी कंस्ट्रक्शन को किस हिसाब से मॉडिफाइड करें कि अगर कैपिटल यू का पहला कॉलम जीरो हो तब पर भी ये बात सही हो जाए। कुल मिला करके ना एक्सप्लेन कुछ नहीं करना, एक वेक्टर बी को निकालना है। वेक्टर बी को इस हिसाब से निकालना है कि जब उसको कैपिटल ए के पहले कॉलम से ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस कौन बन जाए कैपिटल ए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हर बार आपको एक भी ऐसा मिलेगा क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन सही है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम पहले कॉलम को ही जीरो कर दें तो भी क्या ये बात सही होगी, तब भी क्या आप अपने कंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाइड कर पाओगे कि फिर आप एक वेक्टर खोज करके निकाल दो जिसको मल्टीप्लाई करने पर वापस कैपिटल ए मिल जाए। तो कुल मिला के हमको ना कंस्ट्रक्शंस करना है और किसका करना है, वेक्टर बी का। ये बी खोजना है, क्या हर बार ऐसा बी आएगा या नहीं आएगा। दिमाग चलाओ किस हिसाब से तरीका अपनाया जाए। शुरुआत कहाँ से की जाए ये सोचो। पहले कोई एक मैट्रिक्स बनाना, जैसे 2 + 3 की अपनी को रैंक 1 लाना है। क्या लिखें, रैंक 1 लाना है हाँ, तो इस टाइप की ले ले ए बी सी ऊपर फर्स्ट रो ए बी सी, दूसरी रो इसी का मल्टीपल ले लें, जैसे 2a 2b 2c ले लें। 2a 2b 2c सोच लो, 2a 2b 2c तो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, तुमको जनरलाइजेशन चाहिए। 2a 2b 2c मतलब ऊपर वाले का 2 गुना लिया और हमें चाहिए जनरलाइजेशन। एम टाइम्स करेंगे, टाइम्स एम ए एम बी एम सी। अब आगे दिमाग चलाओ, कंस्ट्रक्शन सोचो। उसकी रैंक 1 हो जाएगी। ठीक, अब लेट यू बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ के यू बना लीजिए। अब वी बताओ, वी क्या लें। पहले यू को निकाले कि ए और एम ए। ठीक, ए एम ए ले लिया पहला कॉलम। पहला कॉलम देख चुके हैं, आप सोचो कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। 3 का कोई एक वेक्टर ले लेंगे मल्टीप्लाई करके सबसे इस प्रकार से दोनों को कंपेयर कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए ये आ चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कैपिटल ए आना चाहिए वापस। अब सीधा सा सवाल है, हाउ कुड द कंस्ट्रक्शंस बी मॉडिफाइड। ये याद रखना, अभी तुमको थोड़ी देर में इसी कंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि तब हम पहला कॉलम कितना भरने वाले थे, 0 भरेंगे उसका। सर दूसरा कॉलम दूसरी रो 0 0 ले लें, दूसरी रो कंप्लीटली 0, फिर पर्टिकुलर केस आ जाएगा। तो सब ऊपर जनरल लिया ना ABC। जनरल एबीसी पहला कॉलम भर, दूसरा 0 0 0 भर लो तो पर्टिकुलर हो जाएगा। यही तो जनरलाइजेशन सीखना है, मतलब इसको जनरलाइज करें तो कैसे करें, ये कंस्ट्रक्शन होगा कैसे। सबसे चैप्टर का सबसे आखिरी 33वां 34वां और छूना है, बस खत्म मामला। 33वें वाले में सोचो, टाइम दिए 10 मिनट का टाइम तुम लोगों के लिए, 10 मिनट सोचो, 10 मिनट रोक के इसको। पहले सुनो,
पहले वाले हिस्से के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर अभी दूसरा वाला सोचना पड़ेगा। ठीक, मान लिए तुम लोग दूसरे वाले में, अरे पहले वाले में अभी फेल हो गए, ठीक, वो मेरा टेस्ट है, छोटा सा चैप्टर के लास्ट में। ध्यान दें, कैपिटल ए के बारे में देखो। कैपिटल ए का ऑर्डर कितना कहा? 2×3 कहा, एक बार। दूसरी बात, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए कितनी कहा? 1 कहा। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम डज नॉट इक्वल टू 0, यही ना? अब सोचो पहला कॉलम 0 होने के दो रास्ते हैं अपने पास। पहला कॉलम ये हो जाए 0,2 इस हिसाब का भरा जाए, और या तो पहला कॉलम भरा जाए 2, 3 इस हिसाब से, और या तो पहला कॉलम भर दिया जाए 2, 0, ऐसा कुछ केस बनेगा। इसका मतलब पहला कॉलम भरने का मेरे पास कोई एक यूनिक तरीका नहीं आता, तो कभी भी इस रास्ते से हम जाएंगे भी नहीं। जो तरीका ही यूनिक नहीं है उस रास्ते से हम चल कैसे सकते हैं? रोक लगी तो ऐसा मानेंगे। ध्यान देना, इन्हीं के पास लेट वेक्टर u be the first column of capital A and u does not equal to 0। इसका मतलब पहले कैपिटल A का फर्स्ट कॉलम भर दो वेक्टर u, बाकी बचे दो कॉलम ना, दो कॉलम देखना अपनी मर्जी से भरें, वेक्टर b वेक्टर w, हाँ या ना भर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स है 2 गुणे कितने की? 3 की। 2 गुणे 3 की मैट्रिक्स, वो भी रैंक कितनी रखी है? 1। ये केवल एक ही दिन पॉसिबल हो सकता है, पहला नॉन जीरो है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों इनको इस हिसाब से लिया जाए, ये u के मल्टीपल हो जाए। डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब इसको और मॉडिफाइड कर दें तो कैपिटल A बराबर हम ले सकते हैं वेक्टर u वेक्टर m इंटू u n इंटू u। m और n जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? अभी सही है? अच्छा, अब जो तुम लोग भूले थे, जहां से इसमें मेन खेल था, खेल तो ये था कि कैपिटल A दो दुनिया में टूट चुका है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होल्ड कराओ, वेक्टर u बाहर, अंदर कौन बचा? 1 m n, और अगर तुम गौर करो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ये कौन है? कैपिटल A इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू वेक्टर b का ट्रांसपोज, जहां पर वेक्टर b कौन है? पहुंच करके यही गड़बड़ी की, पहुंच के यही गड़बड़ी तुम लिखी। तुम लोग बटे बटे वाला जो मामला करती है ना, बटे ए वाला, ये गड़बड़। वो मल्टीपल्स लेने लगे ना, हाँ, फर्स्ट रो सेकंड रो का उसमें कोई भी तुमको तुरंत कहेगा अगर a बराबर 0 भरे तो गड़बड़ हुआ कि नहीं? अब यहाँ से क्या सोचो, हर बार आपको ये वेक्टर मिलेगा, क्योंकि इस वेक्टर ने सीधे कह दिया m और n कुछ भर दो, अपना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ वेक्टर b किसमें बिलोंग टू द R3 सच दैट a इज इक्वल टू वेक्टर u डॉट वेक्टर b। मल्टीप्लाई करो दोनों को, यही आएगा कि नहीं? वापस ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर, कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं? ये अब दूसरा तुम लोग फिर सोचो। दूसरा ये कि अगर हम इसको 0 भर दें, पहला वाला कॉलम u को 0 भर दें, तो b पे क्या असर पड़ेगा? फिर सोचो। एक रास्ता हम बता दिए, रैंक 1 भी रखिएगा, रैंक 1 ही रखिए। इसको 0 कर देंगे, इनके दोनों में से किसी एक को एंटी बना लेना है दूसरे का। ठीक, सुनो, तुम्हारे अकॉर्डिंग इसको 0 भर देना है, चलो इसको 0 रखते हैं। तो अब की बार कैपिटल A का कंस्ट्रक्शन हो गया 0 वेक्टर, ठीक। v और w का किस्सा क्या करें? एक दूसरे का मल्टीपल बना लेंगे, एक दूसरे का मल्टीपल, यानी अगर हम इसको v कर दें तो बगल वाले को हम कुछ और, जैसे n इंटू v कर दें, ऐसा हाल। अभी भी रैंक कितनी है? 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉलम कितना है? 1। इसका मतलब कंस्ट्रक्शंस क्या होगा? दिस इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शंस क्या लिखें, बोलो? 0 1 n और सोच लो, जो ये बात लिख रहे हो क्या ये बात सही है? हम कुछ नहीं जानते क्या ये बात? v बाहर ले, v बाहर ले, इधर पहले
जानते हो, एक तो भारी मिस्टेक हो गई, कोई ध्यान नहीं दिया, हम भी एक जोड़ में लिख दिए। ये जो मानना था ना, V और W नहीं ले सकते, ये तो V ट्रांसपोज निकालना है ना, तो V ट्रांसपोज निकालना है, तो इसी को ये V ट्रांसपोज नहीं है, गलती हुई सुधार देना, कुछ नहीं करना, बस एक काम करो ना, ये UV ना मानो, वेक्टर के फॉर्म में मानना है, PQ मान लें, वेक्टर P वेक्टर Q, इसको हम थोड़ी देर के लिए लिखते हैं वेक्टर P, इसको लिखते हैं वेक्टर Q, ठीक। अच्छा, ये इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब P की जगह पर MU और Q की जगह पर NU, अभी सही है। ये वेक्टर, ये नया जो वेक्टर आया, ये V का ट्रांसपोज है। अब आपकी बार U को 0 भरना है, तो अगर बोलो U 0 भरने के बाद का किस्सा क्या लगेगा, अब लिखता है V नहीं रख सकते हैं क्योंकि V ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, इसीलिए चलो कैपिटल A इज इक्वल टू, पहला कॉलम भर दिया हमने, रैंक 1 रखनी है। अगर यहाँ पर कुछ भरते हैं, जैसे वेक्टर P भरे, तो यहाँ कौन भरेंगे, P का मल्टीपल, P के मल्टीपल में क्या लिया जाए, N इंटू P ले लें, N इंटू P। अच्छा, क्या P को बाहर खींच सकते हैं, P के बाहर निकलते ही वेक्टर P बाहर आया, और यहाँ क्या बचा, 0 1 N, ये हो गया। इसका मतलब वेक्टर B कितना आया, 0 1 N, ऐसा कुछ, क्योंकि ये कौन, V ट्रांसपोज, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है, सोच के जवाब दें, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है, 0 1 N। हाँ, जो दूसरा कंस्ट्रक्शन किए, जिसमें अब की बार हमने कैपिटल A का पहला कॉलम 0 भर दिया, पहला कॉलम 0 भरते ही अब किस्सा ये बन गया कुछ ऐसा, 0 P N P, और V अब की निकल आया 0 1 और N, सही है। मल्टीप्लाई करने पे वापस कैपिटल A मिलेगा, इसका मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन सही है। अब दिमाग चला कहाँ से क्या करना था, इसीलिए बड़ी छोटी छोटी बातें, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन छोड़ करके मत जाओ, इतने से ही अपना काम हो जाएगा। चलो लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखो कैसे किए। जब पहला कॉलम नॉन जीरो था, दिमाग चलाना, जब पहला कॉलम नॉन जीरो था तो पहला कौन आया, ये कुछ भी आया, मल्टीपल देगा। अच्छा, जब पहला कॉलम कंप्लीटली 0 हो गया तो नकल देखो ऊपर कौन आया, लेकिन यहाँ कौन आया, 1, हर बार शुरुआत किससे, 1 से। अच्छा, अब की कंस्ट्रक्शन खोलना, अब की हम कह रहे हैं शुरू के कैपिटल A के दोनों कॉलम 0 मान लो, तो 0 0 और यहाँ क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। समझ में आई बातें, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। लिखा जाए, चलो लिखने की शुरुआत करते हैं। गिवन कैपिटल A is of 2 क्रॉस 3, गिवन सॉल्यूशन है इसका, गिवन कैपिटल A is of, गिवन कैपिटल A is of 2 क्रॉस 3, ठीक, एंड इट्स फर्स्ट कॉलम and its first column vector u does not equal to 0, ठीक। since rank of capital A is equal to 1, since rank of capital A is equal to 1, so take second and third column, second and third column of capital A as multiple of first column। चूंकि रैंक 1 है इसलिए आप दूसरा और तीसरा कॉलम ऐसा लीजिए जो पहले वाले कॉलम का क्या आता है, मल्टीपल आता है, ठीक। सो कैपिटल A इज इक्वल टू कितना बना, वेक्टर U, ये m इंटू वेक्टर U
और ये n इंटू वेक्टर u। और मैट्रिक्स की पढ़ी गई थ्योरी में जहां मैट्रिक्स अलजेब्रा चल रहा था, हम पूरे में से वेक्टर u को कॉमन कर सकते हैं, वेक्टर u बाहर निकालें। यहाँ कौन आया 1m n, यानी सही सलामत तरीके से देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना ये क्या लिखा है, वेक्टर u इंटू 1m n का ट्रांसपोज, आगे u v ट्रांसपोज के फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू u इंटू v ट्रांसपोज, ठीक, वेयर वेक्टर v इज इक्वल टू 1m n, और ये बिलोंग करता है किससे, R3 से। तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ वेक्टर इन R3 सच दैट u v ट्रांसपोज इज इक्वल टू वेक्टर a। पहला कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड के लिए भी पढ़ते हैं, ये लिखो तो चलो देखना, if first column of capital A is 0, if first column of capital A is 0 vector, that is vector u is equal to 0 vector। अगर पहला कॉलम 0 हो गया तो फिर रैंक 1 रखने के लिए अब लास्ट के दोनों कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल भर दिए जाए, ठीक। then take last two columns take last two columns as multiple of each other, तो आप लास्ट के दोनों कॉलम को एक दूसरे का मल्टीपल ले लीजिए। that is take कैपिटल A is equal to, अच्छा फिर दिक्कत वही आएगी ना, दिक्कत ये है हमको बार बार कैपिटल A को कहना है कि कैपिटल A u इंटू वी के ट्रांसपोज के जैसा है, ठीक। तो हम ऐसा लिखना है, तो लोग ये मान के चलना, ये जो u लिखा गया है ये पहला कॉलम है, 0 हुआ है, ठीक। तो बाकी के दो कॉलम ना v वाले फॉर्म में नहीं जा रहे, उसको ऐसा लिख रहे हैं 0 वेक्टर u m इंटू वेक्टर u, ऐसा लिखें। लेकिन इस u में डिफरेंट है, समझ में आई बातें, चलेगा? यहाँ u डैश मारते हैं, u चेंज कर लीजिए ना, तो फर्स्ट कॉलम साथ A is 0, दैट इज ऐसा u डैश इक्वल टू 0 वहाँ कर लीजिए, बात कर ये भी सही है, u डैश इज इक्वल टू, क्योंकि हमको उस फॉर्म में बरकरार रखना है जिसमें आंसर देना है। अभी सही है, पहला कॉलम u डैश मान लिया, वो 0 हो गया, तो बाकी के दो कॉलम लास्ट के एक दूसरे के मल्टीपल ले लिए, फिर u को बाहर निकाल लो, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू वेक्टर u इंटू क्या 0 1 और m का ट्रांसपोज, सही। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर u इंटू v का ट्रांसपोज वेयर वेक्टर v is equal to 0 1 m 0 1 m। लास्ट वाले में ना अपना काम हो चुका है, जवाब यही तक था बस, वो सिर्फ इतनी ही तो बात कहते कि अगर पहला कॉलम 0 हो जाए, एक आगे बढ़ करके लिख दे रहे हैं इफ फर्स्ट टू कॉलम्स आर 0, इतना लिख दो तब, अरे यही लिखो if first two columns of capital A are 0, then take vector B is equal to
टेक वेक्टर B इज इक्वल टू 0 0 1, टेक कैपिटल B इज इक्वल टू 0 0 1, ये ले लो। चैप्टर का आखिरी सवाल। 34 है। तो ये कौन सा था? 32। ये 32 था, ये 33वां था ना, तो आखिरी सवाल 34वां ही तो होगा। हम भी बोले अभी तुम ऐसे ही करो। मिला दे इसमें 6 में तो पढ़े हो, ध्यान दे रहे हो। हम 11 सो गए। मम्मी का 34 में 34। Let capital A be an M cross N matrix. Let capital A be an M cross N matrix. माना कैपिटल A कोई M cross N की मैट्रिक्स है ऑफ रैंक R greater than 0 and capital U be an echelon form of capital A, be an echelon form of capital A, और कैपिटल U कैपिटल A के लिए इक्लान फॉर्म का काम करता है। एक्सप्लेन वाई, explain why there exists an invertible matrix. Explain why there exists an invertible matrix capital E such that capital A is equal to E into U, and use this factorization to write capital A as the sum of R rank 1 matrix, R rank 1 matrix। ऑप्शनल इस पे बड़ा मजेदार होता है। ये थ्योरी अगर कोई पढ़ा है ना तो बिल्कुल कर ले जाएगा, और नहीं पढ़ा है ना तो बड़ी दर्द है। हाँ, इसका बहुत दर्द है अगर ना पढ़े तो बिल्कुल इसका ऑप्शनल कैसा है। इसी में केवल एक स्टेटमेंट लिख दिया बस। Every matrix of rank 5 can be written as linear combination of 5 matrices, each have rank 1। each having rank 5 12 को बोल दे, 12 रैंक है किसी मैट्रिक्स की, तो उसको एक रैंक वाली 12 मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखा जा सकता है। अब ये डिजिट चेंज करते रहो।
4 ऑप्शन में 4 तरह के डिजिट लगा तो चारों सही हो जाएंगे। लेकिन सामने वाला सोचेगा यार 4 एक आध तो गलत हो गई होगा, क्या पता प्राइम वाले लिखे जा सकते, नॉन प्राइम वाले नहीं लिखे जा सकते। लेकिन ये थ्योरी है जो आप कर सकते हैं। सामने वाले ये कह रहे हैं कैपिटल ए कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स और नॉन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बताओ अगर कैपिटल ए जीरो मैट्रिक्स होगी तो, कैपिटल ए जीरो मैट्रिक्स होगी तब इसका उसकी रैंक कितनी होगी? 0। अब तब थ्योरी देखो वैलिड है कि नहीं। अब तो एक रैंक वाले में नहीं लिखा जाएगा ना, तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स के लिए ये किस्सा नहीं है, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स के किस्से हैं। ठीक, अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक r है, देखो साफ साफ लिखा है रैंक r ग्रेटर देन 0, ठीक, एंड कैपिटल U भी एन इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल, और U A के लिए इक्लान फॉर्म, इसको तो ये ना देते ना तो बेहतर होता, U को ना देते बेहतर होता और ऐसा क्वेश्चन बना देते, तब सोचना पड़ता। अभी तो U दे दिया, अब समझदार लोग ना तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सी थ्योरी बोलने वाले हैं। अरे तुम नहीं पकड़ पाओ इसका मतलब नहीं तुम समझदार नहीं हो। हाँ, पहली बार जो कदम रख रहा है उसके लिए दिक्कतें हैं, बाकी नहीं। एक्सप्लेन व्हाई देयर एग्जिस्ट, ऐसा क्यों होगा कि यहाँ मौजूद है देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैपिटल ई, कि यहाँ पर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैपिटल ई मौजूद है सच दैट ए इज इक्वल टू ई इनटू यू लिखा जा सकता है, पहली बात, एंड यूज दिस फैक्टराइजेशन, और आप इस फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए टू राइट कैपिटल ए एज द सम ऑफ आर रैंक 1 मैट्रिसेस, आप कैपिटल ए को उसकी रैंक के बराबर एक रैंक वाली मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। 12 रैंक होगी ना तो एक रैंक वाली 12 मैट्रिक्स सजाएंगे, 13 होगी तो 13 सजाएंगे, जितना होगा उतना। सोचो, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम मतलब तो 12 मैट्रिक्स का रहेंगे, हाँ, मतलब एक मैट्रिक्स के लिए सबका सम करेंगे 12 हो जाएगी। बना 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बनाओ, 12 तो नहीं बनाएंगे, 2 गुणे 3 बनाओ, देखो सोच करके जवाब देना, फिर रोक दिया जाएंगे तब तक सोचो तुम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। इसीलिए तो वर्डिंग वहां पर बोले थे, एलिमिनेटरी मैट्रिक्स हमेशा एक सोखते का काम करती, ऑपरेशन को अपने ऊपर लेगी, फिर दी गई मैट्रिक्स पे निकालेगी। यानी पहले खुद आइडेंटिटी के ऊपर पहला ऑपरेशन लगा, पहला ऑपरेशन लग करके एक एलिमिनेटरी मैट्रिक्स बनी, वो जैसे मल्टीप्लाई होगी अपना असर ट्रांसफर कर देगी दी गई मैट्रिक्स पर, और ये काम हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि इक्लान फॉर्म मिल नहीं जाता। लिखना सॉल्यूशन, लेट कैपिटल A is of m cross n with rank small r greater than 0। माना कैपिटल A r रैंक की कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक, एंड कैपिटल U इज इट्स इक्लान फॉर्म, इट्स इक्लान फॉर्म, और कैपिटल U इसके लिए इक्लान फॉर्म का काम करता है, यानी कैपिटल A का इक्लान फॉर्म कौन है? U है। अब लिखना दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A कैन बी रिड्यूस्ड इन कैपिटल U, इसका मतलब कैपिटल A को कैपिटल U में यानी उसके इक्लान फॉर्म में बदला जा सकता है। कैपिटल A कैन बी रिड्यूस्ड इन कैपिटल U बाई a sequence of row operation यानी कैपिटल A पर रो ऑपरेशंस को लगाते हुए कैपिटल A को उसके इक्लान फॉर्म कैपिटल U में चेंज किया जा सकता है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ, मान लिया कि हम टोटल P रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हर रो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी। ध्यान देना, ये कैपिटल A है, इसके ऊपर हम पहला रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो चाहे कहो पहला रो ऑपरेशन इस पर लगा रहे हैं, किस पर? कैपिटल A पर, और चाहे उसी रो ऑपरेशन को पहले किस पर लगा
आइडेंटिटी पर पहला रो ऑपरेशन लगाते ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन बने, इवन, और इस इवन को इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, इवन डॉट। तो जो असर उस रो ऑपरेशन का सीधे कैपिटल ए पर आएगा, वही असर इवन का यानी फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्रोड्यूस्ड बाय दैट रो ऑपरेशन उसका ए पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा, सेम टू सेम। अब ये अपनी नई मैट्रिक्स आ चुकी है, नई मैट्रिक्स। अब हम इस पर फिर एक रो ऑपरेशन लगाएं, क्योंकि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हम कहाँ ना पहुंच जाएं, इक्लान फॉर्म। तो इस पर फिर एक रो ऑपरेशन लगाओ इस टोटल पर, उससे अच्छा है उसी रो ऑपरेशन को किस पर लगाओ, आइडेंटिटी पर। तो दूसरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन प्रोड्यूस होगी, E2, और उस असर को मतलब ऑपरेशन के असर को इसने सोखा, उसको यहाँ निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई कर दो किसका, E2 का, क्योंकि कैपिटल M क्रॉस N ऑर्डर की है। तो एक फाइनाइट टाइम के बाद इस तरीके से चलते 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 लास्ट ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, EP, और ये पूरा का पूरा अब ट्रांसफर हो जाएगा इक्लान फॉर्म कैपिटल U में। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता लेकिन एसोसिएटिव होता है, इनको एक साथ लाओ। आगे प्रोडक्ट करोगे तो मैट्रिक्स आएगी। अब गौर करना, इनमें से हर एक मैट्रिक्स बन किससे रही है, आइडेंटिटी इनवर्टिबल होता है, मतलब ये सारी मैट्रिक्स कैसी होंगी, इनवर्टिबल। याद आया? तो इसका मतलब ये हुआ ये सारी की सारी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होंगी, इनवर्टिबल। तो इसी के इनवर्स से मतलब इसके इनवर्स से इस पर मल्टीप्लाई कर दें, तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे पूरा खत्म, बचा केवल कितना, a, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू EP -1 से लेकर के E2 E1 का होल इनवर्स और इनटू हाँ ठीक सही, इनटू ये आया, मिल गया। अब सोचो ये पूरी मैट्रिक्स इनवर्टिबल है, इस पूरी मैट्रिक्स को क्या मान लें, कैपिटल E मान लें। तो ये अगर कैपिटल E है तो कैपिटल E बदल गया E इनटू फैक्टर H। अभी आई बात समझ में? चलो देखते हैं। A sequence of row operation इतना हुआ। This implies that या let there exist, अब ऑपरेशन हम मान रहे हैं, let there exist E1 E2 so on EP elementary matrices such that माना यहाँ पर E1 E2 so on EP ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं जो इस तरीके से सच दैट पहले कैपिटल A पर किसने काम किया, E1 ने, फिर दूसरा रो ऑपरेशन मतलब E2, वर्डिंग वो याद रखना, पुरानी वर्डिंग दोहरा रहे हैं। हर एक रो ऑपरेशन का असर किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। ये बात समझ आई? अप टू सो ऑन चलते 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 लास्ट में किसने ऑपरेट किया, EP, और इनको ना एक साथ रख देना, और ये लोग ट्रांसफर हो गए किसमें, कैपिटल A बदल गया अपने इक्लान फॉर्म में। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू, अब हर एलिमेंट्री मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी कैसा इनवर्टिबल, तो इसके इनवर्स से पूरे पर मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू EP -1 up to so on E3 E2 E1 का फोर इनवर्स इनटू कैपिटल U, और इसी टोटल को हम नाम दे दें कैपिटल E। implies that कैपिटल A is equal to E into U। ये कोई दिक्कत? अब सुनो, चलो इसका ऑर्डर बोलो, U का ऑर्डर है M क्रॉस कितना पर, ठीक। इसके पास रो की संख्या कितनी, तो इसके पास कॉलम कितने सजेंगे, M कॉलम सजेंगे। तो हम इसके कॉलम को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू, इसके कॉलम को लिखा जाए तो स्मॉल E1 वेक्टर स्मॉल E2 वेक्टर, नहीं वो आइडेंटिटी के लिए माना जाता है। तो C1 वेक्टर C2 वेक्टर
सो ऑन सी एम वेक्टर इनटू कितना कैपिटल लिखा जा सकता है कि नहीं? जहां पर C1 C2 सो ऑन Cm ये कॉलम वेक्टर है किसके लिए? कैपिटल E के लिए। ठीक, यहीं पर लिख रहे हैं वेयर each Ci वेक्टर ठीक आर columns of कैपिटल E। लिख लो इसे, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। वो चीज इस्तेमाल करेंगे ना जो उसी मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम लोग वहीं जाएंगे देखना। एक काम करो, ये बताओ कैपिटल ए की रैंक कितनी है? कैपिटल ए की रैंक वापस पढ़ो, न्यूमेरिकल पढ़ो, कैपिटल ए की रैंक देखो। आर, कैपिटल ए की रैंक कितनी? आर। अच्छा ये बताओ कैपिटल ए की रैंक आर है तो इसका मतलब है कि इसका जो इक्लान फॉर्म यू आया है इसमें आर नॉन जीरो रो होगी कि नहीं? ठीक, इसी बात को लिख रहे हैं। सिंस रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू आर, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर नॉन जीरो रो, आर नॉन जीरो रोज इन कैपिटल यू। कैपिटल ए की रैंक आर है तो इसका मतलब है इसका जो इक्लान फॉर्म कैपिटल यू तैयार हुआ उसमें टोटल कितने नॉन जीरो रो मौजूद हैं? आर नॉन जीरो रो मौजूद है। कोई दिक्कत? यानी अब देखना हम लिखने क्या जा रहा है। आर नॉन जीरो रो का मतलब है दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए कैन बी रिटन एज, दिमाग चलाना, C1 वेक्टर C2 वेक्टर सो ऑन चलते चलते Cm वेक्टर। ठीक, U को देखना, U में कितनी नॉन जीरो रो मौजूद है? R नॉन जीरो रो। तो क्या ऐसा कुछ किस्सा बनेगा? पहली नॉन जीरो रो वेक्टर D1, पहली नॉन जीरो रो, ठीक, दूसरी नॉन जीरो रो वेक्टर D2। लिखना मतलब इस हिसाब से चलते चलते R भी नॉन जीरो रो वेक्टर D, टोटल R नॉन जीरो रो होगी। अच्छा, हर नॉन जीरो रो को क्या हम कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? हर नॉन जीरो रो को ऐसा लिखना, इसकी पहली नॉन जीरो रो हम लिख रहे हैं, मान लो D1 D2 D3 सो ऑन चलते चलते कितने कॉलम है? m क्रॉस n ना, तो Dn। इसी हिसाब से D1 डैश D2 डैश ना 0 D2 डैश D3 डैश सो ऑन Dn डैश। सही, अब टू सो ऑन ये कहानी आगे बढ़ते 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 लास्ट में आएगी 0 0 सो ऑन, यहाँ पर लिख देते हैं Dr, ठीक, वेक्टर लिख रहे हैं Dr डैश और अप टू सो ऑन D1 D2 D3 Dr Dn डैश। बोलो क्या ये यू होगा? नीचे बाकी जीरो पड़ी रहे, हमसे क्या मतलब है? इतनी बात से सहमत हो? इसका ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? नहीं, नीचे जीरो वाली पड़ी हुई है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आज भी m क्रॉस कितना रहेगा? n रहेगा। सही, कंफ्यूजन? r नॉन जीरो रो रखनी है, r नॉन जीरो रो का मतलब r पाइवट पोजीशन आएगी, सजा दिए इस हिसाब से। ये नीचे जो डॉट डॉट खींच दिए अपने को नहीं पता ना, नहीं सुनो, अरे कैपिटल ए कितने का था और u कौन है? u कौन है? u इज द इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए, रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू r।
इट मींस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म इज इक्वल टू कितना, स्मॉल आर। तो यहाँ तक हमने स्मॉल आर तक बैठा दिया है, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी, चौथी, आर भी नॉन जीरो रो बैठा दी। नीचे हमको नहीं पता कि रो है कि नहीं, लेकिन रो की संख्या कितनी है, m है। तो हम नीचे बस ऐसे डॉट 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 खींच दिए कि अब अगर कुछ होगा तो वो सारी की सारी रो कैसी होगी, कंप्लीटली जीरो, इसीलिए लाइन खींच दी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा ये बताओ, क्या इस पहली वाली नॉन जीरो रो को, पहली वाली नॉन जीरो रो को हम लोग D1 वेक्टर का ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कॉलम वेक्टर में पलट दिए, ये कौन, D1 D2 Dn, ये ना, इसको ऐसे सीधे खड़ा करो, D1 D2 D3 Dn है, कॉलम वेक्टर है कि नहीं? तो इस कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज फिर वापस यही आएगा कि नहीं आएगा? चलेगा। तो क्या इसको D2 का ट्रांसपोज लिख सकते हैं कि नहीं? अभी जो तुमको रो में दिख रहा ना, उसको कॉलम पर सजा दे रहे हैं। मिला? इस हिसाब से करते करते यहाँ पर dr का ट्रांसपोज आएगा कि नहीं आएगा? नीचे वाले सब जीरो, उनकी क्या, ये ऐसा। तो कैपिटल यू जो ये फैला हुआ दिख रहा था, क्या अब कैपिटल यू ऐसा फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? याद आया? उस चैप्टर में ऐसी बहुत बातें हुई थी, लास्ट में यही प्रूफ तो रुला दिया था, खूब टाइम खर्चा किया गया था, 3 घंटा पूरा खाली इसी समझने में गया हुआ था। इसलिए तुमको पुराना ना पढ़ना पड़ेगा। हम हमेशा से कहते आए, पुराना भूलोगे तो इधर का गड़बड़ होगा। लिखें, हमको याद है इसलिए हम लिख सकते हैं, तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि तुम कोरोना से उठे हो। जितने लोग पढ़ाई कोरोना में छोड़े हैं उतने लोगों की ये दिक्कत आ रही है, हालांकि सबका छूटा है। लिखना लैंग्वेज, हाँ कितने तक लिखे हो? लाइव हो तो कहाँ तक लिखे हो? आर नॉन जीरो रो इन कैपिटल यू, यहाँ तक लिख चुके हो। अब इसके बाद लिखना, ये हटा लें। लिखना, this implies that there exists r non-zero row in capital U, which can be denoted by, which can be denoted by, which can be denoted by, और ये जितनी r non-zero row हैं इनको हम ट्रांसपोज के हिस्से में डिनोट कर सकते हैं। तो which can be denoted by, सुना, पहली non-zero row देखना, वेक्टर D1 का ट्रांसपोज, सही है गलत? पहली नॉन जीरो रो ट्रांसपोज लगाए ना, तो D1 कॉलम वेक्टर है, और कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज देते ही वो रो वेक्टर बन जाएगा, और रो वेक्टर बन गया तो पहली रो मिल गई कि नहीं मिल गई? अच्छा दूसरे वाले में आओ, सेकंड रो चाहिए, तो सेकंड रो जो तुमको एकदम सजी पड़ी नजर आ रही है ना, उस पर एक कॉलम मान लो कि वो एक कॉलम है, तो उस कॉलम का ट्रांसपोज सेकंड रो बन जाएगी कि नहीं? तो दूसरा वाला कौन होगा? D2 का ट्रांसपोज, और इस तरीके से चलते चलते जो आरवी रो होगी वो होगी DR का ट्रांसपोज, ये सर ठीक, जिसमें से D1 D2 D3 DR ये सारे कॉलम वेक्टर हैं, ट्रांसपोज करने पर ये लोग क्या बन जाएंगे? रो वेक्टर बन जाएंगे। ठीक, अच्छा अब एक काम करो, कॉपी है किताब में 2.4 वाली एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4। उसमें देखना, स्टार्टिंग में कोई थ्योरम लिखी गई जो इनका प्रोडक्ट बताएगा। 2.4 2.4 में थ्योरम देखो, तीसरी चौथी थ्योरम होगी, तीसरी या चौथी कौन सी है? पार्टीशन मैट्रिक्स ये चलेगा, ये वाली कॉलम ऑफ ए, कॉलम सेकंड कॉलम ऑफ ए, थर्ड कॉलम ऑफ ए इनटू रो, यही चलेगा। अगर इसको देखना चाहो, मतलब ये लिखना चाहो तो वहां पर लिख दो
यूजिंग थ्योरम नंबर 10 इन 2.4, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, याद रहेगा। यूजिंग थ्योरम 10 इन एक्सरसाइज 2.4, यूजिंग थ्योरम 10 इन एक्सरसाइज 2.4, कैपिटल A इज इक्वल टू, कैपिटल A इज इक्वल टू, देखना C1 वेक्टर, C2 वेक्टर अप टू सो ऑन CM वेक्टर लिख सकते हैं। ये कौन हुआ? ये हुआ E। अब E इंटू यू, और U किस में आएगा? U एक कॉलम के फॉर्म में आएगा, ठीक। जब U को लिखेंगे तो ये ऐसा D1 वेक्टर का ट्रांसपोज, D2 वेक्टर का ट्रांसपोज अप टू सो ऑन DR वेक्टर का ट्रांसपोज। नीचे जितनी रो कंप्लीटली जीरो हुई ना उसको डिलीट कर दिए, उसको हमको कोई जरूरत भी नहीं है। कहते हैं इक्लान फॉर्म में जब लास्ट वाली रो एकदम कंप्लीटली जीरो होने लगती है ना तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, वो आपका काम रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपको मेनली क्या चाहिए? डायमेंशन ही तो मतलब, और डायमेंशन ऊपर नॉन जीरो रो की संख्या से मिल जाती है। ये बताओ जिस दिन इनका प्रोडक्ट करोगे, इनका प्रोडक्ट तो क्या निकल करके आएगा? कैपिटल A इज इक्वल टू प्रोडक्ट करो C1, अरे बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C1 C1 वेक्टर वेक्टर D1 का ट्रांसपोज। दिमाग चलाना है, कुछ नजर आया? सेम U इंटू V ट्रांसपोज, आउटर प्रोडक्ट रैंक कितनी? 1 रैंक प्लस, अब पकड़ में आई बार, उतनी दूर से खेला यहाँ पर ला करके पटके C2 वेक्टर और इंटू D2 वेक्टर का ट्रांसपोज। अब चलते चलते लास्ट कौन बनेगा? लास्ट C, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या? CM, इसको मानने में गलती हो गई। ऐसा इसको जीरो पूरा नहीं लेंगे, डॉट डॉट नीचे लिखते रहेंगे अपन लोग, है ना? ये ऐसा पढ़ना चाहिए। हाँ, डॉट डॉट बैठना चाहिए, ये पढ़ना और CM से पहले वहाँ R डाल लीजिए, CR कहीं होगा। हाँ, ये एक काम करते हैं, बीच में कहीं पर उसको ऑन CR कर देते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ की दिक्कत होगी। अब जहाँ जहाँ तक CR तक रहेगा वहाँ तक तो बच गया, लेकिन उसके आगे सारे जीरो हैं तो जीरो से मल्टीप्लाई करते मामला ही खत्म हो गया। तो लास्ट में वेक्टर CR और DR का ट्रांसपोज, बस आगे की सब कितने? जीरो। और ये कौन? रैंक 1, आउटर प्रोडक्ट रैंक 1, ये कौन? रैंक 1, ये कौन? रैंक 1 की मैट्रिक्स। अब कुल कितनी बार आई है? R। इसका मतलब आप कैपिटल A को एक एक रैंक वाली R मैट्रिसेस के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज को तिलांजलि दी जाती है। हाँ, इस पे रोक दो, अगले वीडियो में नया वाले